दिव्य ड्रैगन के आशीर्वाद के साथ 100 संवेदनशील लपटों के साथ शरीर का तप। जब अजाक्स ने संवेदनशील ज्वालाओं के विषय में तथाकथित रोचक किंवदंती सुनी तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सोचा, क्या ये सभी स्वर्गीय राक्षसी देव प्रतिमाओं को इकट्ठा करने के साथ साथ एक दिव्य ड्रैगन का आशीर्वाद लेने जैसा नहीं है, ताकि राक्षस बिना किसी परेशानी के स्वर्गीय राक्षस क्षेत्र में चढ़ सकें। और अब मैं तुम्हें स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में स्टॉर्मफायर के साथ अपने शरीर को संयमित करने का मौका दे रहा हूं। तुम्हारी उम्र के साथ तुम अपने शरीर को अलग अलग संवेदनशील लपटों के साथ संयमित करने की उस किंवदंती का अनुसरण कर सकते हो। मोस्टोर को थोड़ी निराशा हुई जब उसने देखा कि दिलचस्प किंवदंती के बारे में सुनने के बाद अजाक्स ने कोई भावना नहीं दिखाई। फिर भी मोस्टर ने अजाक्स को कारण बताया कि वह अजाक्स को स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में क्यों प्रवेश कराना चाहता था। गुरुजी, आप कह रहे हैं कि यह एक किंवदंती है और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उस किंवदंती का अनुसरण करूं। इससे पहले मोस्टर अजाक्स से कहा करते थे कि आधारहीन किंवदंतियों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके बजाय अपनी खुद की एक किंवदंती बनाओ। हालांकि अब उसका स्वामी अजाक्स से कह रहा था कि वह उसके शरीर को 100 संवेदनशील ज्वालाओं के साथ मिला दे और उसे स्वर्गीय मानव क्षेत्र में ले जाए। हाँ, मैं आपसे उस किंवदंती का पूरी तरह से पालन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप पूरे ब्रह्मांड को साबित करें कि वह तथाकथित दिलचस्प किंवदंती सच थी या झूठ। अजाक्स के प्रश्न को समझाते हुए मोस्टोर हंस पड़े। चूंकि आपकी उम्र 20 वर्ष से कम है, इसलिए मेरा मानना है कि आप विभिन्न दुनियाओं की यात्रा कर सकते हैं और विभिन्न संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर के अभ्यास के तरीके ढूंढ सकते हैं। मोस्टर ने कुछ क्षण सोचने के बाद कहा, निस्संदेह प्रत्येक संवेदनशील ज्वाला शरीर तपन के साथ आपका शरीर बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा और आपका शरीर जितना अधिक मजबूत होगा, आपके कष्ट सहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अपनी ताकत के साथ आप केवल 80 और उससे ऊपर की रैंक वाले संवेदनशील लपटों के साथ शरीर के तापमान को पार कर सकते हैं। मेरे पास कुछ संपर्क और स्रोत हैं और मैं आपके शरीर को स्टॉर्मफायर से सफलतापूर्वक तपा देने के बाद आपके शरीर को यथासंभव अधिक से अधिक संवेदनशील लपटों से तपा देने में आपकी सहायता करूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही मोस्टर ने सेंटिएंट फ्लेम्स के साथ बॉडी टेम्परिंग के विभिन्न लाभों की व्याख्या करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे अन्य फ्लेम्स के बारे में जानकारी तभी बता सकते हैं जब वे स्टॉर्मफायर के साथ अपनी पहली बॉडी टेम्परिंग पूरी कर लेंगे, जिसे सूची में 92वां स्थान दिया गया था। गुरु, आपका धन्यवाद। अजाक्स को खुशी महसूस हुई जब उसने सुना कि उसका स्वामी उसकी यथासंभव मदद करेगा ताकि वह स्वर्गीय मानव लोक में जा सके। मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ। मोस्टोर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि मेरा शिष्य सफलतापूर्वक स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुँच गया है। मैं स्वर्गीय मानव लोक तक पहुँचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा, गुरु। मोस्टर के शब्दों पर अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ने की शपथ ली। बेशक सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कसम खा ली, अजाक्स इसे रातों रात पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें दशकों या यहाँ तक कि कुछ शताब्दियां भी लग सकती हैं। इसके अलावा अजाक्स को अभी भी इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ करना है और उसे आधिकारिक रूप से स्वर्गीय मानव क्षेत्र में जाने के लक्ष्य पर चलने में कुछ समय लगेगा। तो आप उस टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग कब करने जा रहे हैं? मोस्टर ने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो अपने प्रशिक्षण मैदान में रक्तरेखा ऊर्जा के लिए खेती करते समय अजाक्स की तरह कड़ी मेहनत करता हो। इसलिए जाहिर है उनका मानना था कि अजाक्स अपनी खेती में ढिलाई नहीं बरतेगा और स्वर्गीय मानव क्षेत्र में चढ़ने की पूरी कोशिश करेगा। फिर भी वह ये जानने को उत्सुक थे कि अजाक्स टोकन का उपयोग कब करने की योजना बना रहा है। एक गुरु के रूप में ज्ञान और संसाधन उपलब्ध कराना उनका कर्तव्य था और उनका पूर्ण उपयोग करना पूरी तरह से शिष्य पर निर्भर था। मुझे थोड़ा काम करना है। जैसे ही मैं इसे पूरा कर लूंगा, मैं उस टोकन का उपयोग करूंगा। अजाक्स ने अपने मालिक से मिलने के बाद कुछ करने की योजना पहले ही बना ली थी। इसलिए अजाक्स अपनी योजना के अनुसार ही आगे बढ़ रहा था और उसने टोकन को पूरा करने के बाद ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। ठीक है, मोस्टोर ने सिर हिलाकर चेतावनी दी, जब आप स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे तो किसी को नाराज न करें और सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया, गुरुजी। अजाक्स ने पूछने से पहले अपना सिर हिलाया। वैसे मास्टर, मैं ये देखने की योजना बना रहा हूँ कि क्या आपके रक्तरेखा प्रशिक्षण मैदान अभी भी मेरे रक्तरेखा को उन्नत करने के लिए उपयोगी हैं। क्या आप अपने प्रशिक्षण मैदान में सबसे मजबूत जानवर अवतार जारी कर सकते हैं? अजाक्स के अपने स्वामी से मिलने आने का एक मुख्य कारण ये परीक्षण करना था कि क्या वह अपनी नई प्राप्त रक्त वंशावली को उन्नत कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने धन्य शोधन साधना तकनीक को अनलॉक करके एक रक्तरेखा, दिव्य एस्ट्रल वॉकर रक्तरेखा प्राप्त की थी और दूसरी के लिए यह अतीत से उसकी सीलबंद रक्तरेखा थी। जब से वह सम्राट दायरे का साधक बना है, तब से वह वंश अनलॉक हो गया है।
इसे प्राचीन समनकर्ता भगवान का रक्त रेखा कहा जाता था। डिंग, रक्तरेखा का नाम दिव्य एस्ट्रल वॉकर रक्तरेखा स्तर 0। ग्रेड, अर्धदेव ग्रेड। मूल प्रभाव, इस रक्तरेखा का उपयोग करने पर मेजबान की आत्मिक चेतना छद्म रूप में ब्रह्मांड में अन्य दुनियाओं की यात्रा कर सकती है। 2 उपयोगकर्ता की आत्मिक चेतना ईश्वर स्तर से नीचे के एकल हमले को रोक सकती है। 3 उपयोगकर्ता के आत्मा हमले से उसके दुश्मनों को 100% क्षति होगी। नोट, मूल प्रभाव 2 और 3 निष्क्रिय प्रभाव हैं जिनके लिए उपयोगकर्ता को रक्तरेखा को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वे स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाएंगे। विशेष कौशल, एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन लॉक्ड दिव्य एस्ट्रल वॉकर ब्लडलाइन वाले व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक क्षेत्र से परे प्रक्षेपित कर सकते हैं। वे एस्ट्रल प्लेन के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, दूर के क्षेत्रों की खोज कर सकते हैं और छिपे हुए ज्ञान और रहस्यों तक पहुंच सकते हैं। नोट, स्वर्गीय मानव क्षेत्र में सफलतापूर्वक चढ़ने पर वंश का ग्रेड भगवान ग्रेड में अपग्रेड हो जाएगा और विशेष कौशल तब अनलॉक हो जाएगा जब वंश स्तर 1 तक अपग्रेड हो जाएगा। व्हाइट डार्ट को ठीक है। खैर, आयुर्वेदिक तरकीब से प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं? कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। डिंग, रक्तरेखा का नाम प्राचीन समनकर्ता भगवान की रक्तरेखा स्तर 0। ग्रेड, दिव्य ग्रेड। प्रभाव, 1 सक्रियण पर उपयोगकर्ता की अनुबंधित तात्विक आत्माओं की युद्ध क्षमता अस्थायी रूप से 10 गुना बढ़ जाएगी। 2 उपयोगकर्ता एक ही तत्व से संबंधित तात्विक आत्माओं को अस्थायी रूप से विलय कर सकता है ताकि वे अधिक शक्तिशाली तात्विक आत्माएं बन सकें। 3 रक्तरेखा को सक्रिय करने के बाद उपयोगकर्ता बिना किसी रोक टोक के अपनी मौलिक आत्माओं के किसी भी कौशल का उपयोग कर सकता है। नोट, रक्तरेखा को उन्नत करने से नए कौशल अनलॉक होंगे। रक्तरेखा अवधि 5 मिनट। कूलडाउन 1 घंटा। उसकी दोनों नई रक्तरेखाएं स्तर 0 पर थीं और अजाक्स ने सोचा कि क्या वह अपनी रक्तरेखाओं को स्तर 1 तक उन्नत करने के लिए कुछ रक्तरेखा अन प्राप्त कर सकता है। इसलिए वह अपने मालिक के स्वामित्व वाले ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान में परीक्षण करना चाहता था। पुची, अजाक्स ने 2 सम्राटीय जानवरों पर 2 सरल भूसे मारे और वे छोटे प्रकाश कणों में गायब हो गए। डिंग, मेजबान ने अपने स्वामी द्वारा बनाए गए ब्लडलाइन अवतारों को मार डाला और कोई ब्लडलाइन अन प्राप्त नहीं किया। सांस, सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में इन रक्त रेखाओं को उन्नत करना बहुत कठिन है। अपने 2 रक्त वंशों के ग्रेड को देखते हुए अजाक्स को लगा कि वे वर्तमान ब्रह्मांड के लिए बहुत उच्च ग्रेड थे। ये बेकार है गुरुजी। अजाक्स ने अपने गुरु को इसकी जानकारी दी और कुछ बातें कहने के बाद अजाक्स ब्लडलाइन प्रशिक्षण मैदान से निकल गया और जेड ड्रैगनलिंग से मिलने के लिए ट्रेडिंग दायरे में प्रवेश कर गया। वर्तमान में अजाक्स के पास केवल एक ही साधक की आत्मा है और वह कोई और नहीं बल्कि मृत्यु का गोला है। इसकी सहायता से अजाक्स राजा दायरे से नीचे के किसी भी व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था और निश्चित रूप से वह किसी ऐसे व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकता था जिसे उसने स्वयं मार डाला हो। यद्यपि मेरे पास स्वर्ग विरोधी साधक की आत्मा है, फिर भी मैं इसके निम्न स्तर के कारण इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर सकता। स्नो को पुनर्जीवित करने के लिए उस कल्टीवेटर की आत्मा का उपयोग करने में असमर्थ होने के बाद अजाक्स बहुत निराश हो गया और उसने उस आत्मा को अधिकतम तक उन्नत करने का निर्णय लिया। इसलिए यदि उसकी कोई अन्य मौलिक आत्मा या कोई संक्रमित आत्मिक जानवर मर जाता है तो वह उस साधक की आत्मा का उपयोग उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कर सकता है। और अजाक्स के लिए अपने साधक के नियमों या आत्माओं को उन्नत करने का सबसे तेज तरीका ग्रेटर जेड ड्रैगन की दुनिया में जेड पूल में प्रवेश करना होगा। विशेष व्यापारी के प्रतीक्षा क्षेत्र में एक युवा ड्रैगनलिंग स्वादिष्ट फलों को चबाते हुए कभी कभी किसी के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र के प्रवेश द्वार की दिशा में देखता था। बड़े भाई, सम्राट राज्य में आपकी सफलता के लिए बधाई। जैसे ही उसने नकाब पहने एक युवक को विशेष प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करते देखा, युवा ड्रैगनलिंग उत्साहित हो गया और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। हालांकि उन्होंने देखा कि युवक सम्राट दायरे में घुस आया था और जल्दी से उसे बधाई दी। जेड ड्रैगनलिंग को अजाक्स का असली नाम नहीं पता था क्योंकि अजाक्स ने ट्रेडर के दायरे में किसी को भी इसका खुलासा नहीं किया था। आखिरकार अगर उसकी असली पहचान का खुलासा हो जाता तो वह वास्तविक दुनिया की सभी प्रमुख ताकतों के निशाने पर आ जाता। धन्यवाद। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सीधे मुख्य मुद्दे पर आ गया। छोटे भाई, क्या तुमने रैंक वाले संवेदनशील लपटों के बारे में सुना है? एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि यह एक विशेष व्यापारी का क्षेत्र था, इसलिए जेड ड्रैगनलिंग और अजाक्स के अलावा वहां कोई और नहीं था। इसलिए उन्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। सेंटिएंट फ्लेम्स की श्रेणी में। हाँ, मुझे पता है बड़े भाई। जेड ड्रैगनलिंग 12-13 साल की उम्र के एक युवा लड़के की तरह दिखता था, हालांकि वह पहले से ही एक शीर्ष राजा दायरे का जानवर था। बेशक उसकी असली उम्र लगभग 50 साल होगी, लेकिन फिर भी वह अजाक्स को बड़ा भाई कहना पसंद करता है। अब तक अजाक्स को इसकी आदत हो चुकी थी और उसे जेड ड्रैगनलिंग द्वारा बुलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी,
क्योंकि दूसरा पक्ष जेड ड्रैगन सम्राट का पुत्र था जो ग्रेट जेड ड्रैगन वर्ल्ड का मालिक था। इसलिए जब उसने जेड ड्रैगनलिंग की बातें सुनी तो अजाक्स को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही उससे सकारात्मक जवाब की उम्मीद थी। आप होती हैं, और क्या बात है, मेरे पिता के पास एक रैंक वाली संवेदनशील ज्वाला है। चूंकि आप संवेदनशील ज्वालाओं के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शारीरिक तपन से गुजरना चाहते हैं, है ना? लेकिन ये 50वीं रैंक की संवेदनशील ज्वाला थी और मुझे नहीं लगता कि एक नव आरोहित सम्राट क्षेत्र साधक मेरे पिता की जैद अग्नि के साथ शरीर के तापन से बच सकता है। इससे पहले कि अजाक्स कुछ कह पाता, युवा जेड ड्रैगनलिंग ने अनुमान लगा लिया कि अजाक्स क्या चाहता है। हाँ, अजाक्स को अपना सिर हिलाने में कोई शर्म नहीं थी, क्योंकि वह विश्वकोर का आदान प्रदान करने की योजना बना रहा था, बदले में उसे संवेदनशील लपटों के साथ शारीरिक तड़का लगाने की अनुमति दे रहा था। यद्यपि अजाक्स को उम्मीद थी कि जेड ड्रैगन सम्राट के पास एक संवेदनशील ज्वाला होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि संवेदनशील ज्वाला 50वें स्थान पर होगी। ठीक है, हालांकि अजाक्स इस बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थे। उन्होंने कहा, फिलहाल मैं सिर्फ आग की लपटों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहा हूं, ताकि जब मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाए तो मैं बॉडी टेम्परिंग करवा सकूं। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये सही है। अजाक्स ने मोस्टर से सुना कि संवेदनशील ज्वालाएं बहुत शक्तिशाली थीं और यहां तक कि शिखर सम्राट क्षेत्र के साधक भी घायल हो सकते थे यदि वे लापरवाह न रहे। इसके अलावा अजाक्स यह अनुभव करना चाहता था कि वे संवेदनशील ज्वालाएं कितनी शक्तिशाली थीं और उसका अपना शरीर कितना शक्तिशाली था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अतीत में अजाक्स ने अलग अलग लपटों और बिजली से शरीर को तड़पाया था, इसलिए उसने अन्य रैंक सेंटिएंट लपटों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले स्टॉर्मफायर के साथ शरीर को तड़पाकर एक मोटा अनुमान लगाने की योजना बनाई। क्या आप संवेदनशील लपटों के बारे में सारी जानकारी एकत्र कर सकते हैं और मुझे संवेदनशील लपटों के मालिक से संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने कहा, बेशक, मैं जानकारी के आधार पर और मुझे संवेदनशील लपटों के मालिक के साथ जोड़ने के बदले में छोटे विश्वकोर दूंगा। वास्तव में अजाक्स की बातें सुनकर जेड ड्रैगनलिंग उत्साहित हो गई और उसने सोचा, पिता के पास बहुत सारे कनेक्शन हैं और उनकी मदद से मैं आसानी से बिग ब्रदर को 10 संवेदनशील लपटें खोजने में मदद कर सकती हूँ। और अगर पिता पूरी ताकत से काम करें तो वे बिग ब्रदर की मदद 10 और सेंटिएंट फार्म्स के साथ कर सकते हैं। जेड ड्रैगनलिंग बहुत खुश था, क्योंकि यह उसके लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर था। अधिक विश्वकोर के साथ मेरे माता पिता के स्वर्गीय पशु क्षेत्र में चढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, मैं अपना वादा निभाऊंगा। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट। बैरन ट्रम्प्स ट्रूथ इज आउट और एवरीबडी नोज इट। द ट्रेजेडी ऑफ केली क्वोको इज जस्ट ऑफुल। अजाक्स ने उत्साहित जेड ड्रैगनलिंग को देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अच्छा, आज से मैं पूरा ध्यान इसी पर लगाऊंगा। जेड ड्रैगनलिंग दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे जब उन्होंने अपने शब्दों से अजाक्स को आश्वस्त किया। दूसरी बात जेड पूल के बारे में है। मैं फिर से जेड पूल में प्रवेश करना चाहता हूं और यहां उस प्रवेश के लिए भुगतान है। एक विचार के साथ अजाक्स के हाथ में एक छोटा सा विश्वकोर प्रकट हुआ, जिसने जेड ड्रैगनलिंग की आंखों में विश्वकोर प्रतीक के साथ चमक पैदा कर दी। मुझे पहले से ही पता है कि बिग ब्रदर जेड पूल का उपयोग करना चाहेंगे, इसलिए मैंने अपने पिता से जेड पूल में जेड गैदरिंग स्टोन्स को 3 गुना करने का आग्रह किया। जेड ड्रैगनलिंग ने अजाक्स के हाथ से छोटे विश्वकोर को लिया और समझाया, पूल के अंदर की ऊर्जा पहले से ही भरी हुई है और बिग ब्रदर अब कभी भी प्रवेश कर सकता है। ऐसा कहते हुए ड्रैगनलिंग ने अजाक्स को देने के लिए अपनी अंगूठी से एक ताबीज निकाला। अस्थायी टेलीपोर्टेशन तावीज़ के बजाय मैं आपके ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड के लिए एक टेलीपोर्टेशन टोकन चाहता हूं। हालांकि अजाक्स ने इसे नहीं लिया, इसके बजाय उसने टेलीपोर्टेशन टोकन मांगा जो कि कुछ घंटे पहले उसके मास्टर से प्राप्त टोकन के समान था। टेलीपोर्टेशन टोकन। जेड ड्रैगनलिंग ने एक क्षण के लिए भौहें सिकुड़ी और फिर कहा, इसके लिए मुझे वापस जाकर अपने पिता से इस बारे में अनुरोध करना होगा। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप कुछ मिनट प्रतीक्षा कर सकते हैं, बड़े भाई? यद्यपि जेड ड्रैगनलिंग मूर्खतापूर्ण दिखता है और लापरवाह व्यवहार करता है, फिर भी वह सावधान रहना जानता है। यदि कोई सम्राट अपनी दुनिया का टेलीपोर्टेशन टोकन दूसरों को दे देता है तो वे किसी भी समय उसकी दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, और यदि ऐसा टोकन किसी शक्तिशाली साधक के हाथों में पड़ जाता है जिसका इरादा बुरा हो तो उस दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए जेड ड्रैगनलिंग ने यह कहने के बजाय कि वह अपने पिता से पूछेगा, ये कहा कि वह अपने पिता से अनुरोध करेगा। ये दिखाने के लिए है कि जेड ड्रैगनलिंग वास्तव में चाहता है कि अजाक्स उसकी दुनिया में आए, और बेशक वह वास्तव में अपने पिता से भीख मांगने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह सिर्फ अजाक्स के अनुरोध के बारे में उन्हें सूचित करना चाहता था। ठीक है, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और देखा कि जेड ड्रैगनलिंग विशेष प्रतीक्षा क्षेत्र से गायब हो गई है, जबकि अजाक्स अपनी अगली कार्रवाई की योजना बनाने लगा।
मुझे उम्मीद है कि विंग 20 दिनों के भीतर गोल्डन डायमंड क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा ताकि मैं फ्लोटिंग आइलैंड में प्रवेश करने से पहले बड़ी संख्या में विश्वकोर प्राप्त कर सकूं। समय, एक अन्य विशेष व्यापारी प्रतीक्षा स्थान में। कमरे में 4 बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत गोलाकार में व्यवस्थित राजसी कुर्सियों पर बैठे थे। चूंकि हमने इस महीने का लेन देन पूरा कर लिया है, इसलिए मैं अब कुछ घोषणा करूंगा। शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरा दिव्य भोर संप्रदाय 1 महीने में दिव्य भोर क्षेत्र के लिए एक पोर्टल खोलेगा। क्या आप फिर से दिव्य भोर का द्वार खोल रहे हैं? क्या आपने इसे 1 दशक पहले ही नहीं खोला था? यदि आप इसे इतनी जल्दी खोल देंगे तो क्या इससे लाभ प्रभावित नहीं होंगे? हाँ, थेरॉन, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप इसे बिना किसी उचित कारण के खोलेंगे। क्या आप हमें कारण बता सकते हैं? जब तीनों बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत अचानक दिव्य भोर क्षेत्र के खुलने के बारे में चिंतित थे, एक बूढ़े आदमी ने अपनी रोटी को सहलाया और थेरॉन नाम के बूढ़े आदमी से पूछा, कासिमिर, तुम सही हो? सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संप्रदाय नेता थेरॉन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, हालांकि सेलेस्टियल शपथ के कारण मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता। लानत है इस पर, चालाक कमीने, वह फिर से वही कर रहा है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे मुक्का मारकर मार डालूंगा और उसकी आत्मा को कुचलकर नष्ट कर दूंगा। थेरॉन की बातें सुनकर कमरे में मौजूद बाकी सदस्यों ने मन ही मन उसे कोसा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये 5 पुराने सदस्य कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मांड के मानव क्षेत्र के शीर्ष 5 संप्रदायों के नेता थे। कभी कभी वे व्यापारी क्षेत्र में मिलते थे और अपने संप्रदायों और क्षेत्रों की विशेषताओं का आदान प्रदान करते थे, और आज का दिन भी उनके लिए ऐसा ही दिन था। हालांकि लेन देन पूरा होने के बाद सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के संप्रदाय नेता ने उन्हें अपने संप्रदाय से संबंधित एक विशेष समाचार के बारे में बताया। यद्यपि अन्य संप्रदाय के नेता खुश थे, फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ कि दिव्य उदय संप्रदाय ने दिव्य उदय क्षेत्र को समय से पहले क्यों खोल दिया। खैर, चूंकि हमने आपको हमारे विशेष क्षेत्र के उद्घाटन के बारे में 1 महीने पहले ही सूचित करने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए मैं आपको इसके बारे में सूचित कर रहा हूं। जब थेरॉन ने देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने अनुमान लगाया कि वे उसे कोस रहे हैं। हालांकि उसे उनके कोसने की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जो कहना चाहता था कह देता था। इसके अलावा आपको सेलेस्टियल डॉन दायरे के अंदर लाभों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बुजुर्ग के अनुसार सेलेस्टियल डॉन दायरे पर आयु प्रतिबंध थोड़ा कमजोर कर दिया गया है, क्योंकि 500 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति अब इसमें प्रवेश कर सकता है। अचानक थेरॉन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वह अन्य संप्रदाय के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार करने लगा। क्या 500 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है? आयु सीमा 100 से हटाकर 500 कर दी गई। कितनी रोमांचक खुशखबरी है। यदि यह 500 है तो मेरे पहले 100 बच्चों को छोड़कर शेष 900 बच्चे दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, है ना? जैसा कि थेरॉन ने उम्मीद की थी, चारों संप्रदाय के नेता थेरॉन के शब्दों से पूरी तरह से हैरान हो गए, जिससे थेरॉन बेहद संतुष्ट हो गई। न केवल संप्रदाय के नेता इसके बारे में उत्साहित थे, बल्कि उन्होंने शीर्ष स्तर से सदस्यों को भेजने की योजना भी बनानी शुरू कर दी थी। हाँ, थेरॉन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इस वजह से सेलेस्टियल डॉन रियल्म में प्रवेश शुल्क को 10 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप प्रवेश शुल्क 10 गुना बढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। कुछ क्षण पहले चारों संप्रदाय के नेताओं के चेहरों पर जो उत्साह था वह अचानक गायब हो गया और उनके चेहरे के भाव काले पड़ गए। यद्यपि ये 10 गुना बढ़ गया है, फिर भी मुझे लगता है कि यह काफ़ी कम है, क्योंकि दिव्य उदय क्षेत्र के खुलने से आपके संप्रदाय का भाग्य बदल जाएगा। थेरॉन को पहले से ही अन्य संप्रदाय के नेताओं से ऐसी कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी, हालांकि उन्होंने पहले से ही उनके लिए एक भाषण तैयार कर रखा था। आपके पास विभिन्न संसाधनों से भरा एक पूरा क्षेत्र है और प्रत्येक संप्रदाय काफ़ी समृद्ध है। जब तक आप इसे एक बार खर्च करते हैं और अधिक से अधिक साधकों को दिव्य भोर क्षेत्र में भेजते हैं, तब तक आपके संप्रदाय मजबूत होते जाएंगे। इसके अलावा, क्या आपको ड्रैगन क्षेत्र से आने वाली छिपकलियों की कीमत पता है? ये 100 गुना है। चूंकि हम सभी इंसान हैं, इसलिए हमने कीमत बहुत कम रखी है। स्वर्गीय भोर क्षेत्र से लौटने के बाद मानव जाति को ब्रह्मांड के ड्रैगन क्षेत्र की छिपकली जाति की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन जाना चाहिए। इसके अलावा, हमारे 5 संप्रदायों के अलावा कोई भी दिव्य भोर क्षेत्र की खबर के बारे में नहीं जानता है, और इसकी आधिकारिक घोषणा 15 दिनों के बाद की जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप दिव्य भोर क्षेत्र के लिए सब कुछ तैयार कर लें। खैर, मैं अब जा रहा हूं, क्योंकि सेलेस्टियल डॉन रियल्म के खुलने के कारण हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। थेरॉन ने अपना भाषण समाप्त किया और उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सीधे ट्रेडर्स रियल्म से बाहर चले गए। लानत है, ये कमीना हमारे सभी संसाधनों के साथ और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं?
हमारे क्षेत्र दिव्य भोर क्षेत्र जितने विशेष नहीं हैं। गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल लोबाने का एक पिज्जा तरीका। नीता अंबानी के इस सरकारी शौक के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। क्या हम वही करेंगे जो हमने विश्व विजयी संप्रदाय के साथ किया था? न्याय संरक्षण मिशन के साथ। थेरॉन के जाने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने कोसा और दूसरे ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और इस तथ्य को स्वीकार किया कि उनके अपने क्षेत्र सेलेस्टियल डॉन क्षेत्र की तरह विशेष नहीं थे। हालांकि छाया घूंघट संप्रदाय के संप्रदाय नेता मोर्गाना ने एक बुरी योजना का सुझाव दिया। मोर्गाना, क्या आपको लगता है कि यह मिशन सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के खिलाफ सफल होगा? पवित्र स्वर्गीय संप्रदाय के संप्रदाय नेता कैसिमिर ने मोर्गाना का उपहास किया और समझाया, विश्वविजय संप्रदाय सिर्फ एक संप्रदाय था जो शीर्ष संप्रदाय बनने के लिए विश्व को बेचने की अपनी क्षमता पर निर्भर था। उनके पास लड़ने की बहुत अधिक क्षमता नहीं थी। हालांकि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय ऐसा नहीं था। न केवल ये काफ़ी समृद्ध था, बल्कि इसमें लड़ने की क्षमता भी हमारे संप्रदायों से कहीं अधिक थी। कासिमिर ने अपना माथा रगड़ते हुए उन्हें याद दिलाया, इसके अलावा यह मत भूलिए कि यह हमारे 5 संप्रदायों में सबसे पुराना संप्रदाय था और अभी भी एक मुख्य बुजुर्ग है जिसकी ताकत का हमारे पास कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी दिव्य भोर संप्रदाय पर एक धार्मिक मिशन करना चाहते हो? सब कुछ समझाने के बाद कासिमिर ने चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लाते हुए मोर्गाना से पूछा, तो क्या हम दिव्य उदयन संप्रदाय को इस तरह अधिकाधिक शक्तिशाली बनने दे रहे हैं? मोर्गाना का चेहरा काला पड़ गया जब उसने कासिमिर और अन्य 2 बूढ़ों को देखा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ओबरोन और गिडेन, रेडिएंट सन ऑर्डर और 5 एलिमेंटल सेक्ट के संप्रदाय नेता चुप रहे क्योंकि वे स्वयं को नुकसान पहुंचाए बिना सेलेस्टियल डॉन सेक्ट को नष्ट करने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। जहां तक मुझे लगता है, सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय के अंदर सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय से संबंधित सभी लोगों को मार देना बेहतर है। एक क्षण सोचने के बाद गिदोन ने कुछ ऐसा सुझाव दिया जिस पर सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। यद्यपि आयु प्रतिबंध कमजोर हो गया है, फिर भी हम अधिक साधकों को नहीं भेज सकते क्योंकि दिव्य उदय क्षेत्र में कई खतरे हैं और यहाँ तक कि जो साधक दिव्य नियमों को जागृत करने के मार्ग पर हैं, वे भी मारे जाएंगे। खैर, अभी के लिए चलो वापस चलते हैं और इस बारे में अधिक सोचते हैं और दिव्य भोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते हैं। लगभग 1 घंटे तक विचार विमर्श के बाद 5 संप्रदाय के नेता व्यापारी क्षेत्र से चले गए और अपनी अपनी दुनिया में जागे। 5 संप्रदायों के नाम और उनके संप्रदाय नेताओं। 1 पवित्र स्वर्गीय संप्रदाय कासिमिर। 2 सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय थेरॉन। 3 छाया घूंघट संप्रदाय मोर्गाना। 4 5 तत्व संप्रदाय गिदोन। 5 रेडिएंट सन ऑर्डर ओबरॉन। यद्यपि सेलेस्टियल डॉन संप्रदाय का कहना था कि मानव जाति को ड्रैगन जाति से अधिक शक्तिशाली बनना चाहिए, किंतु वे नहीं चाहते थे कि अन्य संप्रदाय उनसे अधिक शक्तिशाली बने। इसी समय 4 अन्य संप्रदाय जो सतह पर धार्मिकता से कार्य करते थे, वे नहीं चाहते थे कि दिव्य उदय संप्रदाय और अधिक शक्तिशाली बन जाए। संक्षेप में, 5 संप्रदाय एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं और जैसे ही उनमें से कोई भी संप्रदाय उनसे अधिक तेजी से आगे बढ़ता है, वे उसे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। विश्व विजयी संप्रदाय के साथ भी यही स्थिति थी, जो तब तक तेजी से बढ़ता रहा जब तक कि उसे अन्य 5 संप्रदायों द्वारा नष्ट नहीं कर दिया गया, जिन्होंने दावा किया कि विश्व विजयी संप्रदाय विश्व के मूल को निकालने के लिए विश्वों को नष्ट कर रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि मानव जाति के धार्मिक संप्रदायों के रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस ब्रह्मांड से ऐसे बुरे संप्रदाय को नष्ट कर दें। यद्यपि अनेक शक्तिशाली मानव साधक जानते थे कि शीर्ष 5 संप्रदाय पाखंडियों का समूह थे, फिर भी उन्होंने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उनमें से अधिकतर लोग शीर्ष 5 संप्रदायों से भयभीत थे, जबकि अन्य को अवसर मिल गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दुनिया में जहां ताकत ही एकमात्र चीज़ है जो मायने रखती है, प्रत्येक को अपना ध्यान रखना होगा और अधिक शक्तिशाली बनने के अवसर ढूंढने होंगे। अपने संप्रदायों में लौटने के बाद सभी संप्रदाय के नेता दिव्य भोर क्षेत्र के उद्घाटन की तैयारियों में व्यस्त हो गए। विशेष व्यापारी के प्रतीक्षा क्षेत्रों में से एक में स्वूश 1 घंटे के इंतजार के बाद जेड ड्रैगनलिंग एक फ्लैश के साथ कमरे में प्रकट हुआ। 1 घंटे तक इंतजार करने के लिए क्षमा करें बड़े भाई। जैसे ही वह प्रकट हुआ, जेड ड्रैगनलिंग ने व्यापारी क्षेत्र में देरी से पुनः प्रवेश करने के लिए जल्दी से माफ़ी मांगी। ठीक है, यद्यपि उसे 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन अजाक्स अपने भविष्य से संबंधित योजनाओं और तैयारियों में व्यस्त था। इस प्रकार उसके लिए समय क्षण भर में बीत गया। बड़े भाई, यद्यपि मुझे लौटने में 1 घंटा लग गया, फिर भी मैं अच्छी खबर लेकर लौटा हूँ। जल्द ही जेड ड्रैगनलिंग ने अपने अंतरिक्ष रिंग से एक जेड रंग का टोकन निकाला और उसे अजाक्स को दे दिया। डिंग, आइटम का नाम टेलीपोर्टेशन टोकन। कनेक्टेड वर्ल्ड, ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड। नोट, ये 2 बार प्रयोग होने वाली वस्तु है जो मेजबान द्वारा ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए उपयोग करने के बाद गायब हो सकती है।
अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही अजाक्स ने टोकन पकड़ा, सिस्टम ने उसे इसके बारे में जानकारी भेज दी, जिससे अजाक्स ने राहत की सांस ली। भले ही यह सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन टोकन था, लेकिन दुनिया के सम्राट इसे इतनी आसानी से नहीं देंगे क्योंकि यह खतरनाक होगा। धन्यवाद लिटिल ज़ैड, मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अजाक्स ने ज़ेड ड्रैगन लिंक को धन्यवाद दिया क्योंकि टोकन की बदौलत वह ड्रैगन क्षेत्र में स्थित ग्रेटर ज़ेड ड्रैगन वर्ल्ड में प्रवेश कर सका। इसके अलावा पहले के विपरीत वह दुनिया भर में देख सकता था और यदि संभव हो तो अन्य दुनियाओं की यात्रा भी कर सकता था। मुझे आशा है कि मैं ड्रैगन क्षेत्र में अन्य दुनियाओं की यात्रा कर सकूंगा। चूंकि ड्रैगन क्षेत्र अभी भी मानव साधकों के लिए रहस्यमय था, इसलिए अजाक्स इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना चाहता था। बेशक वह इस जानकारी को दूसरों को बेचने या ऐसा कुछ करने की योजना नहीं बना रहा था, इसके बजाय वह बस इसके बारे में जानने को उत्सुक था। जब तक मैं ड्रैगन क्षेत्र में ड्रैगन सम्राटों की जांच करता हूं, मैं ट्वाइलाइट को जाने दूंगा और ड्रैगनों क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। एक दिव्य विनाशकारी गोधूली ड्रैगन के रूप में अजाक्स का मानना था कि उसे ड्रैगन के तरीके सीखने चाहिए और उसे ड्रैगन पूर्वज से संबंधित कुछ शक्तिशाली विरासत मिल सकती है जो स्वर्गीय पशु क्षेत्र में चढ़ गए थे। अजाक्स को ट्वाइलाइट को ड्रैगन क्षेत्र में भेजने की जल्दी नहीं थी। इसका एकमात्र कारण ये था कि वह चिंतित था कि दिव्य ड्रैगन का अन्य ड्रैगन सम्राट द्वारा शोषण किया जाएगा। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ड्रैगन क्षेत्र में कितने दिव्य ड्रैगन हैं और दूसरे ड्रैगन उन्हें किस प्रकार का सम्मान देंगे, या फिर वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दिव्य ड्रैगन को मारकर खा जाएंगे। यद्यपि अजाक्स 20 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहा, फिर भी उसने अपने दादा की शिक्षाओं के तहत बहुत छोटी उम्र से ही सावधान रहना सीख लिया था। पछतावे का सामना करने की अपेक्षा सतर्क रहना अधिक बुद्धिमानी है। इसलिए वह अभी भी उसी बात पर कायम है जिस पर वह छोटी उम्र से विश्वास करता था, पछताने से बेहतर है कि सावधान रहा जाए। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित हिटलर के बारे में उलझा हुआ सच जिसका सामना करना कठिन है। शिलो जोलीपिट बड़े होकर एक असली सिर घुमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अब तक अजाक्स के दिव्य ड्रैगन के बारे में कोई नहीं जानता, सिवाय कुछ साधकों के जो अजाक्स के अपने संसारों में करीबी थे। यहाँ तक कि उसके स्वामी को भी ट्वाइलाइट के बारे में नहीं पता है, क्योंकि अजाक्स ने कभी इसका उल्लेख नहीं किया था और मोस्टोर ने अजाक्स की तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों पर निगरानी नहीं रखी थी। हालांकि बिग ब्रदर को उस टोकन का उपयोग करने से पहले आपको 7 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पिता ने अचानक मुझे सूचित किया कि वे ज़ेड पूल को उन्नत करेंगे, जहां सम्राट क्षेत्र के साधक भी अपने साधकों की आत्माओं को उन्नत करने के लिए पूल में प्रवेश कर सकते हैं। शर्मिंदा चेहरे के साथ ज़ेड ड्रैगनलिंग ने अजाक्स को देरी के बारे में बताया। ज़ेड पूल का उन्नयन। अजाक्स को यह सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ कि ज़ेड पूल को उन्नत किया जा रहा है, क्योंकि यह उसके लिए अच्छी बात थी क्योंकि वह मृत्यु के ओब को यथासंभव उन्नत करने की योजना बना रहा था। ज़ेड पूल का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उसमें उतनी ही अधिक ज़ेड ऊर्जा होगी और मैं उतनी ही तेजी से उसे अवशोषित और उन्नत कर सकूंगा। हाँ, इससे पहले ज़ेड ड्रैगनलिंग ने कहा था कि अजाक्स तुरंत ज़ेड पूल में प्रवेश कर सकता है और उसने उसे टेलीपोर्टेशन तावीज़ भी दिया था। हालांकि जब वह वापस लौटा तो उसके पिता ने अचानक कहा कि वह ज़ेड पूल को अपग्रेड करना चाहते हैं और एक बार जब उसके पिता कुछ तय कर लेंगे तो वह किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए ज़ेड ड्रैगनलिंग केवल अजाक्स से 7 दिनों तक इंतजार करने के लिए कह सकता था क्योंकि उसके पिता ने वादा किया था कि ज़ेड पूल 7 दिनों में तैयार हो जाएगा। क्या नियमित ज़ेड पूल की तुलना में उन्नत ज़ेड पूल में प्रवेश करना अच्छी बात नहीं है? ये ठीक है, मैं 7 दिनों के बाद इसमें प्रवेश करने के लिए उत्सुक हूँ। अजाक्स ने सोचा कि यह केवल 7 दिन का समय है और उसने ज़ेड पूल के उन्नत संस्करण की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। समझने के लिए धन्यवाद बड़े भाई। जब आप मेरी दुनिया में आएंगे तो मैं आपका मार्गदर्शक बनूंगा और आपको मेरी दुनिया के स्वादिष्ट व्यंजन खिलाऊंगा। उसके पिता के अनुसार ज़ेड ड्रैगनलिंग को अजाक्स के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना था और यही कारण था कि वह अजाक्स को बड़ा भाई कहने को तैयार था। नियमित रूप से ड्रैगन मनुष्यों को नीची दृष्टि से देखते थे, हालांकि ज़ेड ड्रैगनलिंग ने अजाक्स को नीची दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दूसरा पक्ष विश्वकोर बेचने में सक्षम था और उसके माता पिता को स्वर्गीय सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में चढ़ने के लिए विश्वकोर की आवश्यकता थी। चूंकि आप मुझे ज़ेड पूल के उन्नत संस्करण में प्रवेश करने दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको और आपके पिता के लिए उपहार के रूप में यह ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स दूंगा। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने ज़ेड ड्रैगनलिंग को ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स की एक बोतल उपहार में दी। इतनी सारी गोलियां। ज़ेड ड्रैगनलिंग ने लगभग 100 गोलियों से भरी बोतल को सहजता से उठा लिया और उनके बारे में पूछे बिना ही अजाक्स को धन्यवाद दिया। चलो 7 दिन में मिलते हैं। चूंकि दूसरा पक्ष ग्रेटर वर्ल्ड कोर से था, इसलिए अजाक्स ने गोलियों के बारे में बताने की जहमत नहीं उठाई और ट्रेडर्स क्षेत्र छोड़ दिया। बौने विश्व में स्वूश। अजाक्स की आत्मिक चेतना ट्रेडर्स दायरे से उसके शरीर में वापस आ गई जब उसने नॉर्मल ड्वार्फ विश्व में अपने भवन में अपनी आंखें खोलीं। ज़ेड पूल में प्रवेश करने से पहले मेरे पास अभी भी 7 दिन बाकी हैं।
तब तक मुझे बस स्टॉर्मफायर वाई-1 वर्ल्ड में प्रवेश करना चाहिए और स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरना चाहिए। यद्यपि उसकी योजना बदल गई थी, फिर भी अजाक्स इसके लिए उत्सुक था क्योंकि अपग्रेड जेड पूल में प्रवेश करना उसके लिए बहुत फायदेमंद था। साथ ही 7 दिन तक विलंब करने से उनकी योजनाओं पर किसी भी तरह से असर नहीं पड़ेगा। क्या मुझे स्टॉर्मफायर वाई-1 वर्ल्ड में सही तरीके से प्रवेश करना चाहिए? एक विचार के साथ अजाक्स के हाथ में एक टोकन दिखाई दिया क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या स्टॉर्मफायर वाई-1 वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले उसके पास कोई अन्य काम है। चलो, मैं अपनी पहली बॉडी टेम्परिंग को सेंटिएंट फ्लेम्स के साथ पूरा कर लेता हूँ। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स को कुछ याद आया और वह व्यापारी क्षेत्र में पुनः प्रवेश कर गया। इससे पहले अजाक्स के लिए ट्रेडर्स दायरे में प्रवेश की संख्या की एक सीमा हुआ करती थी। हालांकि उच्च स्तरीय ट्रेडर्स दायरे में पदोन्नत होने के बाद ट्रेडर्स दायरे में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर उसके लिए कोई सीमा नहीं थी। व्यापारी के दायरे के ऊपरी स्तर में मैं नोटिस बोर्ड पर कुछ अनुरोध पोस्ट करना चाहता हूं। अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए सीधे उस स्थान पर पहुंच गया जहां व्यापारी नोटिस बोर्ड पर अपने अनुरोध पोस्ट कर सकते थे। ये नोटिस बोर्ड सभी को दिखाई देता है और जब भी कोई व्यापारी ट्रेडर्स दायरे में प्रवेश करता है तो उन्हें इस विशेष सेवा से उस अनुरोध के संबंध में अलर्ट मिल जाता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक ये सबसे महंगी विशेष सेवा है जिसका नियमित साधक उपयोग कर सकते हैं। इस विशेष सेवा का उपयोग मुख्य रूप से कुछ शीर्ष स्तरीय संप्रदायों द्वारा किया जाता है। अभी अजाक्स कुछ खोजने के लिए उस सेवा का उपयोग करना चाहता था और जहां तक कीमत की बात है, अजाक्स काफ़ी अमीर था और वह कीमत चुकाने को तैयार था। सर व्यापारी, कृपया बताएं कि आप क्या खोज रहे हैं और इसके लिए आप कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं? एक महिला परिचारिका ने चेहरे पर चमकती मुस्कान के साथ अजाक्स से पूछा। केवल कुछ ही व्यापारी थे जो उनकी विशेष सूचना सेवा का उपयोग करते थे और इनमें से प्रत्येक व्यापारी की एक विशेष पहचान होती थी। इसलिए अधिक जानकारी मांगते समय वह अजाक्स के प्रति बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रही थी। पौधे का सार। अजाक्स ने वह बात कही जो वह चाहता था और आगे बोला, 1 अरब ट्रेडर टोकन के लिए एक बूंद प्लांट एसेंस। सीमा 100 बिलियन ट्रेडर टोकन है जो अभी भी मेरे खाते में है। आप पौधे का सार इकट्ठा करते समय इसे घटा सकते हैं। अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहां तक आपके 10% सेवा शुल्क का सवाल है, मैं जानता हूं कि ये 10 बिलियन ट्रेडर टोकन है। जी श्रीमान। महिला परिचारिका ने सारा विवरण नोट कर लिया और आदरपूर्वक अजाक्स को सूचित किया, आपकी सेवा कल से नोटिस बोर्ड पर रखी जाएगी, सर व्यापारी। ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं विदा लेता हूँ। चूंकि सभी धनराशि अभी भी उनके व्यापारी खाते में है, इसलिए अजाक्स को उन्हें कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ा और सेवा शुल्क लेनदेन के बाद लिया जाएगा। इसलिए अजाक्स ने चुपचाप व्यापारी के क्षेत्र को छोड़ दिया और सामान्य बॉनों की दुनिया में लौटने के बाद अजाक्स ने स्टॉर्मफायर वाई-1 दुनिया के लिए टेलीपोर्टेशन टोकन को सक्रिय कर दिया। स्वूश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले ही पल उसके सामने एक विशाल पोर्टल खुल गया और बिना ज्यादा सोचे समझे अजाक्स सीधे पोर्टल में प्रवेश कर गया। यद्यपि पोर्टल बहुत बड़ा था, लेकिन टोकन पर लगाई गई सीमाओं या प्रतिबंधों के अनुसार केवल एक ही व्यक्ति पोर्टल में प्रवेश कर सकता था। जैसे ही अजाक्स ने पोर्टल में प्रवेश किया, वह बंद हो गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। ग्रेटर जेड ड्रैगन वर्ल्ड में। स्वूश। जिस प्रकार अजाक्स ने अपनी दुनिया में अपनी आंखें खोलीं, उसी प्रकार जेड ड्रैगनलिंग भी ग्रेटर जेड ड्रैगन दुनिया में लौट आया। जागने के बाद जेड ड्रैगनलिंग ने सबसे पहला काम यह किया कि वह अपने पिता से मिलने गया। कैसा रहा? क्या उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? जैसे ही वह अपने पिता के साधना कक्ष में दाखिल हुआ, जेड ड्रैगनलिंग ने अपने पिता की आवाज़ सुनी। साधक कक्ष में एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा था। ये देखकर कि उसका बेटा उसकी ओर दौड़ रहा है, उसने शांत स्वर में जेड ड्रैगनलिंग से पूछा। वह कोई और नहीं बल्कि जेड ड्रैगनलिंग के पिता, महान जेड ड्रैगन सम्राट, महान जेड ड्रैगन दुनिया के शासक थे। हाँ पिताजी, बड़े भाई ने कहा कि उन्हें जेड पूल के उन्नत संस्करण की प्रतीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जेड ड्रैगनलिंग ने उत्साहित स्वर में उत्तर देते हुए कहा, इसके अलावा उसने गोलियों की यह बोतल भी दी है क्योंकि हम उसे अपग्रेडेड जेड पूल में प्रवेश करने दे रहे हैं। हम गोलियों की एक बोतल। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित। वॉटरवुल की छोटी लड़की बड़ी होकर बेहद खूबसूरत बन गई। 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे खराब कपड़े पहने सितारे। जेड ड्रैगन सम्राट ने अपने बेटे से गोलियों की बोतल लेते हुए अपनी भौहें उठाईं और बोतल से एक गोली बाहर निकाल ली। ये ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स हैं। उसने यूं ही तुम्हें ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स की एक बोतल दे दी। जब जेड ड्रैगन सम्राट ने गोलियों को करीब से देखा तो वह उन्हें पहचान गया और हैरान रह गया। पिताजी, क्या ये गोलियां बहुत कीमती हैं? अपने पिता के चेहरे पर आश्चर्य की झलक देखकर जेड ड्रैगनलिंग ने जिज्ञासा भरी नज़र से पूछा। जेड ड्रैगनलिंग को कीमिया और गोलियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए वह उनके बारे में नहीं जानता था।
वे मानव क्षेत्र में भी बहुत दुर्लभ हैं और ड्रैगन क्षेत्र में तो उन्हें खजाना भी माना जा सकता है। जल्द ही जेड ड्रैगन सम्राट की हैरानी भरी अभिव्यक्ति उत्साह में बदल गई, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को ब्लडलाइन अवेकनिंग पिल्स के प्रभावों के बारे में समझाया। क्या वे इतने मूल्यवान हैं? जेड ड्रैगनलिंग एक क्षण के लिए चौंक गया, फिर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग ब्रदर मुझे इतनी मूल्यवान गोलियां देगा। जब उसे अजाक्स से वे गोलियां मिलीं तो उसने सोचा कि वे मूल्यवान होंगी, हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इन रक्त जागृति गोलियों को उसके पिता खजाना मानेंगे। बात यह है कि ड्रैगन जाति में लगभग कोई कीमियागर नहीं थे और ड्रैगन क्षेत्र में एकमात्र कीमियागर एल्फ जाति के लोग थे जो ड्रैगन जाति से सुरक्षा चाहते थे। हालांकि मनुष्यों की तुलना में कल्पित बौने की सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए पूरे ड्रैगन क्षेत्र में केवल कुछ ही कीमियागर थे। इसके अलावा पूरे ड्रैगन क्षेत्र में 10 से भी कम राजा स्तर के कीमियागर थे जो सामान्य राजा स्तर की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, जबकि सम्राट स्तर के कीमियागर तो थे ही नहीं। इसलिए भले ही ये रक्तरेखा जागृति गोलियां मानव जाति के मानव साधकों के लिए दुर्लभ थीं, वही गोलियां ड्रैगन की नज़र में खजाने के रूप में मानी जाती थीं। क्या मैंने नहीं कहा था कि वह मानव साधक? उसका नाम फिर क्या था? उसकी पृष्ठभूमि सरल नहीं है और उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। जेड ड्रैगन सम्राट जे ने अपने बेटे को अजाक्स के प्रति सम्मान रखने की चेतावनी दी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, पिताजी। ड्रैगनलिंग ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उसके पास विश्वकोर हैं, उसके पीछे एक शीर्ष श्रेणी का राजा ग्रेड कीमियागर है। क्या आप जानते हैं कि वह व्यापारी के दायरे में और क्या चीजें बेच रहा था? इसके अलावा अगर वह हथियार चाहता है तो हम उसे कुछ शक्तिशाली लीजेंड ग्रेड हथियार दे सकते हैं। जे ने इस बारे में सोचा और अपने बेटे से अजाक्स से संबंधित कुछ बातें पूछी जो उसने पहले नहीं पूछी थीं। ड्रैगन के पास गोलियों की कमी हो, लेकिन उनके पास हजारों बौने विश्व हैं, जिनमें से ड्रैगन क्षेत्र में 100 से अधिक महान बौने विश्व हैं। इवल्स की तरह ये बौने भी सस्ते दामों पर हथियारों के बदले ड्रैगन से सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए जे ने सोचा कि उसे अजाक्स को कुछ शक्तिशाली किंवदंती ग्रेड हथियार देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिग ब्रदर को लीजेंड ग्रेड हथियारों में कोई रुचि है। हालांकि जेड ड्रैगनलिंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने एक बार उसे नीलामी घरों के माध्यम से ट्रेडर्स दायरे में लीजेंड ग्रेड हथियारों की एक बड़ी मात्रा बेचते हुए देखा था। क्या उसके पीछे तो एक अच्छा हथियार बनाने वाला भी है? अपने बेटे की बातें सुनकर जे को सिरदर्द होने लगा। ड्रैगन रेस के सदस्य के रूप में जे हमेशा पीड़ित नहीं रहना चाहता था और वह अजाक्स को कुछ देना चाहता था। हालांकि वह ऐसा कुछ नहीं सोच पाया जिससे उन्हें अजाक्स के करीब आने में मदद मिल सके ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। पिताजी, जब वह हमारी दुनिया में आएगा तो हम उससे पूछ सकते हैं कि वह क्या चाहता है। ड्रैगनलिंग ने यह सुझाव देने से पहले एक क्षण के लिए अपने पिता की ओर देखा। खैर, मैं जेड ड्रैगन भगवान की पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए माँ के पास जा रहा हूँ। अपना सुझाव देने के बाद जेड ड्रैगनलिंग ने अपने पिता के उत्तर की प्रतीक्षा करने की जहमत नहीं उठाई और वह जल्दी से अपने पिता के साधना कक्ष से बाहर निकल गया। यह मेरा बेटा, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जे ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और निष्कर्ष निकाला, उनका सुझाव बुरा नहीं था। मैं उनसे पूछूंगा कि उन्हें क्या चाहिए और मैं अपने चैनलों के माध्यम से उन वस्तुओं को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी मुझे अपने दिव्य शासन में अपनी प्रगति को तेज करना होगा और इसे पूरी तरह से जागृत करना होगा, इससे पहले कि वह इसे और दबा न सके। जिस दिशा में जेड ड्रैगनलिंग भागा था उस ओर देखते हुए जे गंभीर हो गया और अपनी साधना में वापस चला गया जो शुद्ध जेड पत्थरों से घिरा हुआ था। जैसे ही उसने अपने दिव्य नियम की साधना शुरू की, उसके चारों ओर के सभी शुद्ध जेड पत्थर चमकने लगे, क्योंकि छोटे प्रकाशकण धीरे धीरे लेकिन लगातार जे के शरीर में प्रवेश कर रहे थे। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में स्वूश, एक द्वार खुला और अजाक्स चेहरे पर सतर्कता भरी नजर लिए उसमें से बाहर चला गया। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड एक सामान्य दुनिया है जो ड्रैगन क्षेत्र और मानव क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित है। फिर भी यह अभी भी एक ऐसी दुनिया थी जो आधिकारिक तौर पर ड्रैगन क्षेत्र में थी और पूरी ड्रैगन जाति द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जहां तक दुनिया की बात है, इस दुनिया का आसमान लगभग हमेशा तूफानी बादलों से भरा रहता है, जबकि धरती ज्वालामुखीय गतिविधियों से भरी रहती है और हर जगह आग उगलती नदियां देखी जा सकती हैं। ये ज्वलंत नदियां तूफानों की दिशा में आगे बढ़ीं और जहां तक उनके भाग्य का प्रश्न था, अजाक्स उसे देख पाने में असमर्थ था। स्टॉर्मफायर वाइवन दुनिया की जंगली और अस्थिर प्रकृति के बावजूद तूफान और आग के तत्वों के बीच संतुलन और सामंजस्य है। इस दुनिया के ज्यादातर निवासी वाइवन हैं और उन्होंने इस वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। आग के प्रति अपने प्राकृतिक आकर्षण और तूफानी हवाओं पर सवार होने की अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उनकी दुनिया इन स्टॉर्मफायर वाइवन्स के लिए एक आश्रय स्थल बन गई। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि मेरी साधना और पूर्व शारीरिक संयम न होता तो अन्य मानव साधकों के लिए ये घुटन भरा होता।
यहाँ तक कि अजाक्स को भी स्टॉर्मफायर विश्व में प्रवेश करते समय थोड़ी असुविधा महसूस हुई तथा उसने सोचा कि अन्य मानव साधकों के लिए यह अत्यंत कठिन होगा। इसके अलावा इस दुनिया में रहने से ही मेरा शरीर वायु और अग्नि तत्वों की बदौलत बहुत अधिक मजबूत हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। स्थान बदलते समय असहजता महसूस होना सामान्य बात थी, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि अजाक्स एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर चुका था जहां दो शक्तियों के तत्व सामंजस्य में थे। ये उन ऊबड़-खाबड़ चोटियों और चट्टानों में स्थित वाइवन नेस्ट हो सकते हैं। आग उगलती नदियों और तूफानी हवाओं के अलावा अजाक्स ने दूर के पहाड़ों में कुछ वाइवन घोंसले भी देखे। मुझे वहां एक इंसान दिखाई दे रहा है। क्या ये वही है जिसे हम खोज रहे हैं? वह शायद वही है जो अभी टेलीपोर्टेशन टोकन का उपयोग करके आया है। यदि आप दुनिया के अतिथि को अपमानित नहीं करना चाहते हैं तो सम्मानजनक रहें। जब अजाक्स स्टॉर्मफायर वाइवन दुनिया के वातावरण का निरीक्षण कर रहा था तो दो मानवरूपी वाइवन अजाक्स की ओर उड़े और उसके सामने उतर गए। क्या मैं आदरणीय अतिथि और टेलीपोर्टेशन टोकन का नाम जान सकता हूं? हालांकि उन्हें टेलीपोर्टेशन टोकन के माध्यम से अपनी दुनिया में प्रवेश करने वाले मेहमानों को लाने का आदेश दिया गया था, फिर भी दो वाइवन गार्ड ये जांच करेंगे कि क्या वह व्यक्ति उनकी दुनिया का मेहमान है या कोई चोर है जो किसी रहस्यमयी रास्ते से आया है। इसलिए पहले वाइवन गार्ड ने अजाक्स से उसका नाम और उसकी पहचान साबित करने के लिए कुछ विवरण पूछे। मानव क्षेत्र और दानव क्षेत्र के कई विश्वों के विपरीत ड्रैगन क्षेत्र के लगभग सभी मान्यता प्राप्त विश्वों को एक विशेष अवरोध द्वारा संरक्षित किया गया था जिसे डार्गन भगवान का अवरोध कहा जाता है। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए रायपुर हाउसवाइफ ने ढूंढे घरेलू उपाय। रहस्य जाने, 98% लोग पेट की चर्बी कम करने की तकनीक से अनजान हैं। यह अवरोध इतना मजबूत है कि शिखर सम्राट क्षेत्र के साधकों को भी इसे तोड़ने में कुछ समय लगेगा। इसलिए ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए किसी को उस दुनिया के सम्राट से अनुमति लेनी पड़ती थी या एक टेलीपोर्टेशन टोकन की आवश्यकता होती थी जिसमें उस दुनिया के सम्राट की ऊर्जा शामिल होती थी। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति टेलीपोर्टेशन टोकन के माध्यम से दुनिया में प्रवेश करता है तो यह सम्राट और अन्य शक्तिशाली साधकों को पता चल जाता है जो विश्व सुरक्षा के प्रभारी थे। यही कारण है कि इन दो वाइवन गार्डों को पता था कि अजाक्स टेलीपोर्टेशन टोकन के माध्यम से दुनिया में प्रवेश करने में सक्षम था। मेरा नाम अजाक्स है और मुझे ये टोकन मेरे स्वामी मोस्टर से मिला है। मैंने सुना है कि यह टोकन मेरे स्वामी को इस दुनिया के राजकुमार डेकोन ने दिया था। अजाक्स ने अपने गुरु से सुरक्षा प्रक्रिया के बारे में पहले ही जान लिया था, इसलिए उसने वही पंक्तियां कहीं जो उसने दुनिया में आने से पहले तैयार की थीं। राजकुमार डेकोन। जल्द ही दोनों गार्ड सतर्क हो गए और उन्होंने अजाक्स के हाथ में पकड़े हुए टेलीपोर्टेशन टोकन पर शाही प्रतीक देखा, जिससे वे थोड़ा तनाव में आ गए। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में आपका स्वागत है, युवा मास्टर अजाक्स। जैसे ही उन्हें पता चला कि वह टोकन उनके भावी विश्व सम्राट से संबंधित है, वाइवन गार्ड्स और भी अधिक सम्मानपूर्वक उनके प्रति समर्पित हो गए तथा उन्होंने उन्हें शीघ्रता से स्टॉर्मफायर सिटी नामक शाही शहर की ओर निर्देशित किया। युवा मास्टर अजाक्स, कृपया इस अतिथि महल में रुकें। हम राजकुमार डेकोन को आपके आगमन के बारे में सूचित करेंगे। अजाक्स के लिए सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद दोनों रक्षक राजकुमार डेकोन को अजाक्स के बारे में सूचित करने के लिए चुपचाप अतिथि महल से चले गए। मेरे मित्र का एक शिष्य आया है। राजकुमार के घर पर डेकोन को यह समाचार सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ और वह बुदबुदाया, तो उसने अंततः एक शिष्य बना लिया है। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। वाइवन गार्ड्स के विपरीत राजकुमार डेकोन एक मानव वाइवन नहीं था, बल्कि वह 40 वर्ष की आयु के मानव जैसा दिखता था। मोस्टर के मुकाबले, जिसके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी, राजकुमार डाकोन काफ़ी युवा दिखते थे। हालांकि डाकोन मोस्टर के बराबर ही बूढ़े थे। जल्द ही राजकुमार डेकोन ने अतिथि महल में प्रवेश किया और अजाक्स से मुलाकात की। चूंकि आप मोस्टोर के शिष्य हैं, आप मुझे अंकल डेकोन कह सकते हैं। राजकुमार डेकोन अजाक्स के साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने मोस्टर और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में पूछा और फिर कहा, आप स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने के लिए यहाँ आए होंगे, है ना? अगर ऐसा है तो यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको ये साबित करना होगा कि आप योग्य और सक्षम हैं। कुमार डेकोन ने मोस्टर को टेलीपोर्टेशन टोकन इसलिए दिया था ताकि मोस्टर या उसके किसी भी शिष्य को संवेदनशील ज्वाला के साथ शारीरिक तप से गुजरना पड़े। अतः कुछ देर तक अजाक्स से बात करने के बाद वह सीधे मुख्य मुद्दे पर आ गया और साथ ही उसने अजाक्स को बताया कि उसे संवेदनशील ज्वाला के साथ शारीरिक तप से गुजरने का अवसर पाने से पहले खुद को साबित करने की जरूरत है। खुद को साबित करना, ये सुनकर अजाक्स को आश्चर्य हुआ। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह अनुमान लगा सका, मुझे एक रैंक वाले संवेदनशील लॉ के साथ शरीर के तापमान से गुजरने का अवसर इतनी आसानी से कैसे मिल सकता है। स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में टेलीपोर्टेशन टोकन प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ा अवसर था, जो अधिकांश सम्राट क्षेत्र साधकों को नहीं मिल सकता था। इस दृष्टिकोण से अजाक्स काफ़ी भाग्यशाली था कि उसे मोस्टर जैसा मास्टर मिला। मैं ऐसा कैसे करूं?
फिर भी अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए अजाक्स ने राजकुमार डेकोन से इसके बारे में पूछा। ये सरल है, आपको बस 100 डार्कफायर रेथस को मारना है और उनके शरीर से डार्कफायर क्रिस्टल निकालना है। राजकुमार डेकोन ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बताया कि अजाक्स को बॉडी टेम्परिंग का अवसर पाने के लिए क्या करना पड़ा। डार्कफायर रेथस, डार्कफायर क्रिस्टल्स। राजकुमार डेकोन ने सोचा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है, हालांकि अजाक्स के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखकर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, ऐसा लगता है कि भाई मोस्टर ने कुछ भी नहीं समझाया। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। यदि यह कोई और होता तो राजकुमार डेकोन ने इसकी व्याख्या करने की जहमत नहीं उठाई होती, हालांकि अजाक्स एक ऐसे व्यक्ति का शिष्य था जिसने उसे कई बार बचाया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए राजकुमार डेकोन ने अजाक्स के साथ धैर्य रखा और मोस्टर को जो बातें बतानी थी उन्हें समझाना शुरू कर दिया। तुम्हें इस ब्रह्मांड के क्षेत्रों के बारे में पता होगा, है ना? अजाक्स को अपना सिर हिलाते देख राजकुमार डेकोन ने कहा, जो दुनियाएं अंधकार क्षेत्र की दुनियाओं की सीमाओं को साझा कर रही थीं, उन्हें हमेशा अंधकार में प्राणियों की समस्या होती है। हर महीने ड्रैगन क्षेत्र और मानव क्षेत्र की ये दुनियाएं सम्राट क्षेत्र के साधकों के एक समूह को डार्क क्षेत्र की दुनियाओं का पता लगाने और डार्कफायर एथर्स नामक अंधेरे प्राणियों को मारने के लिए भेजती थीं। यह अंधकार क्षेत्र में दुनियाओं के इस संयुक्त अन्वेषण के कारण ही है कि मैं आपके गुरु से मिल सका, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी मेरी रक्षा के लिए अपने साथी मानव साधकों से युद्ध किया, सिर्फ इसलिए कि मैंने उन्हें एक लीजेंड ग्रेड हथियार दिया था। उस समय मोस्टरा काफ़ी गरीब था और उसके पास शक्तिशाली लीजेंड ग्रेड हथियार खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और वह केवल स्वर्ग ग्रेड हथियार का उपयोग कर रहा था। अपनी गरीबी के कारण मोस्टरा डार्क रीजन में दुनिया की खोज करने वाली टीम में शामिल हो गया। राजकुमार डेकोन, जिसके पास लीजेंड ग्रेड के हथियारों का एक समूह था, ने लापरवाही से मोस्टर पर एक हथियार फेंक दिया, जिससे मोस्टर भावुक हो गया। ये पहली बार था कि किसी ने उसे इतना कीमती उपहार दिया था और इसलिए मोस्टर ने राजकुमार डेकोन की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में संकोच नहीं किया। चाचा डाकोन, एक क्षण रुकिए। मेरे स्वामी गरीब थे और साधना के लिए कुछ उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर अर्जित करने के लिए अन्वेषण दल में शामिल हुए थे। अजाक्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मालिक गरीब होगा, इसलिए जब उसने राजकुमार डेकोन की बातें सुनी तो वह चौंक गया। हाँ, भले ही मैंने उस पर यह हथियार फेंका था और उसका मजाक उड़ाया था कि वह गरीब है, फिर भी उसने वह हथियार उठाया और ईमानदारी से मुझे धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने साथी साधकों से लड़ाई की और मेरी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अतीत की बात करते हुए राजकुमार डेकोन मिश्रित भावनाओं से बच नहीं सके। मैं काफ़ी घमंडी था और इंसानों को नीची नज़र से देखता था, लेकिन मोस्टर ने इंसानों के बारे में मेरी सोच बदल दी। अंकल डेकोन, अगर मेरा मास्टर कुछ जल्दी पैसे कमाने के लिए अन्वेषण क्षेत्र में शामिल हुआ था तो आप इसमें क्यों शामिल हुए? मुझे मत बताइए कि आपका राज्य भी गरीब था और आपको अन्वेषण दल में शामिल होने के लिए मजबूर किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अचानक अजाक्स को कुछ याद आया और उसने राजकुमार डेकोन से इसके बारे में पूछा। हाँ, मुझे पता था तुम ये सवाल पूछोगे। अजाक्स के प्रश्न पर राजकुमार डेकोन ने हंसते हुए समझाया, उन मनुष्यों के विपरीत जो केवल गरीब और हताश साधकों को आत्मा पत्थर अर्जित करने के लिए अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भेजते हैं, ड्रैगन जाति के साधक प्रशिक्षण लेने और खुद को मजबूत बनाने के लिए अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। निस्संदेह मानव जाति में भी कभी कभी कुछ संप्रदाय के सदस्य अन्वेषण दलों में शामिल हो जाते हैं, हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि यह बहुत दुर्लभ है। राजकुमार डेकोन ने अपनी ड्रैगन जाति के बारे में कुछ और बातें बताईं और अंततः मुख्य मुद्दे पर आ गए। डार्क रीजन्स की अधिकांश दुनियाओं में केवल एक ही प्रकार के प्राणी होते हैं और उन्हें डार्कफायर एथर्स कहा जाता है, और सम्राट क्षेत्र के लोगों के लिए उनके साथ प्रशिक्षण करना काफ़ी शांत था। राजकुमार डेकोन ने कुछ क्षण रुककर कहा, और आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको इनमें से 100 डार्कफायर एथर्स को मारना होगा और उनके द्वारा छोड़े गए डार्कफायर क्रिस्टल को इकट्ठा करना होगा। जब तक आप डार्क रीजन से 100 डार्कफायर क्रिस्टल वापस ला सकते हैं, तब तक आप रैंक सेंटिएंट फ्लेम के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजर सकते हैं। साथ ही मेरे सहित सभी स्टॉर्मफायर वाइवन्स को उस फ्लेम के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने से पहले इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। राजकुमार डेकोन के अंतिम शब्दों ने अजाक्स को थोड़ा आश्चर्यचकित किया, हालांकि वह जल्द ही समझ गया कि ड्रैगन क्षेत्र में चीजें कैसे काम करती हैं। कम से कम स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में संयोग से कल और परसों 2 नए अन्वेषण दल डार्क रीजन में प्रवेश करेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन 2 दलों में से किसी एक में शामिल कर सकता हूं। तुम क्या कहते हो? अपनी व्याख्या समाप्त करने के बाद राजकुमार डेकोन ने अजाक्स से पूछा कि क्या वह अन्वेषण दल में शामिल होना चाहता है या फिर संवेदनशील ज्वाला के साथ शारीरिक तपन के बारे में अपने विचार छोड़ देना चाहता है। मैं कल के अन्वेषण दल में शामिल हो जाऊंगा, अंकल डेकोन। अजाक्स ने एक क्षण सोचा और फिर कहा कि वह अन्वेषण दल में शामिल हो जाएगा। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित जुरासिक पार्क का छोटा लड़का अब बड़ा हो गया है।
मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। एक किसान को ऐसा ही होना चाहिए। अजाक्स का उत्तर सुनकर राजकुमार डेकोन की अजाक्स के प्रति धारणा बहुत बढ़ गई और उसने अपना सिर हिलाया। आज रात आराम करो, मैं सुबह तुम्हें अन्वेषण दल के बारे में सूचना देने के लिए किसी को भेजूंगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद राजकुमार डेकोन अतिथि महल से चले गए और अजाक्स के लिए चीज़ों का प्रबंध किया। भले ही उसे वापस लाने के लिए केवल 10 डार्कफायर क्रिस्टल की आवश्यकता थी, मैं देखना चाहता हूं कि भाई मोस्टर द्वारा उसे मेरा टेलीपोर्टेशन टोकन देने के लिए वह कितना विशेष था। राजकुमार डेकोन का अजाक्स के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था, क्योंकि वह केवल अपने भाई के शिष्य की ताकत के बारे में जानने को उत्सुक था। भले ही वह 10 डार्कफायर क्रिस्टल वापस ले आए, मैं उसे स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने दूंगा। यह विचार मन में रखते हुए राजकुमार डेकोन चुपचाप वहां से चला गया और उसने अपने एक सेवक को अजाक्स की व्यवस्था संभालने का आदेश दिया। अतिथि महल में, चूंकि मेरे पास अभी 16 घंटे से अधिक का समय है, इसलिए मैं सिर्फ खेती ही करूंगा। अजाक्स ने धन्य शोधन साधना तकनीक को अनलॉक करने के बाद आधिकारिक तौर पर इसकी खेती नहीं की, क्योंकि वह जेड पूल के अंदर साधना तकनीक के प्रभावों का परीक्षण करना चाहता था। हालांकि इसे स्थगित कर दिया गया और उन्होंने बॉडी टेम्परिंग से गुजरने के लिए स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड में प्रवेश किया। अब उसके पास खेती करने के लिए बहुत समय था और इसलिए अजाक्स ने अपनी नई खेती तकनीक के प्रभावों का परीक्षण करने का निर्णय लिया। ड्रैगन उड़ते 9 स्वर्ग, स्वूश। जैसे ही उन्होंने साधना तकनीक का प्रसार करना शुरू किया, लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में मौजूद प्रकृति का सार उनकी ओर दौड़ पड़ा और बिजली की गति से उनके शरीर में प्रवेश कर गया। डिंग, मेज़बान ने अपनी मुख्य साधना तकनीक प्रसारित की है और प्रकृति के दिव्य सार की जोड़ एक इकाई प्राप्त की है। मुख्य साधना तकनीक ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवेंस का प्रसार करने के तुरंत बाद अजाक्स को महसूस हुआ कि उसका शरीर प्रकृति के सार की लाखों इकाइयों को अवशोषित कर रहा था। उन्होंने यहाँ तक महसूस किया कि प्रकृति के सार की इतनी अधिक मात्रा से उनका शरीर फट जाएगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से उनकी आत्मिक चेतना अभी भी खाली थी और प्रकृति के और अधिक सार के लिए भूखी थी। डिंग, मेज़बान ने अपनी मुख्य साधना तकनीक प्रसारित की है और प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त की है। अजाक्स को संचलन का एक चक्र पूरा करने में केवल 1 मिनट लगा, क्योंकि उसे सिस्टम से सूचनाएं मिल गईं। प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई। सिस्टम अधिसूचना को देखते हुए अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं और कुछ पुष्टि करने के लिए उसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की। ये है, क्या ये वास्तव में मेरी आत्मिक चेतना है? जब उसने अपनी आत्मिक चेतना की जांच की तो अजाक्स को संदेह हुआ। डिंग, यह मेज़बान की आत्मिक चेतना है। वास्तव में इसे दिव्य आत्मिक चेतना कहा जाता है। दिव्य आत्मा चेतना। अजाक्स को याद आया कि उसने यह बात तब सुनी थी जब वह ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवेंस के बारे में जानकारी की जांच कर रहा था। मुझे अब याद है, जब मैंने धन्य शोधन साधना तकनीक को अनलॉक किया तो मेरी आत्मिक चेतना में थोड़ा बदलाव आया। उस समय अजाक्स के पास अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों की जांच करने का समय नहीं था, क्योंकि वह विंगो को अपने अधीनस्थ में बदलने में व्यस्त था और आत्मा चेतना में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भूल गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय सियोरा के साथ बिताया और फिर अपने गुरु से बात की। उसके बाद ट्रेडर्स दायरे में प्रवेश कर अपने अन्य कार्य पूरे किए और अंततः उन्होंने स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व में प्रवेश किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम अधिसूचना देखने के बाद अजाक्स को अंततः अपनी आत्मिक चेतना में हुए परिवर्तनों की याद आ गई। लेकिन तब मैंने अपनी आत्मिक चेतना पर एक संक्षिप्त नज़र डाली, हालांकि इसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुए। यही कारण है कि अजाक्स ने अपनी आत्मिक चेतना की जांच करने की जहमत नहीं उठाई और इसके बारे में भूल गया। हालांकि अभी उसकी आत्मिक चेतना इतनी बदल गई थी कि वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। वर्तमान आत्मिक चेतना एक वयस्क मानव मुट्ठी के आकार के एक सुनहरे गोले की तरह दिखती थी और उसके चारों ओर सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। यदि उसकी आत्मिक चेतना न होती तो अजाक्स ये कहने में असमर्थ होता कि उसकी आत्मिक चेतना सोने के रंग की है और उसका आकार मानव मुट्ठी के बराबर है। डिंग, जब मेज़बान को साधना तकनीक ड्रैगन सोआरिंग 9 हेवेंस प्राप्त हुई तो उसने धीरे धीरे मेज़बान की आत्मिक चेतना को दिव्य आत्मिक चेतना में उन्नत करना शुरू कर दिया। डिंग, यद्यपि यजमान ने अब तक इसे प्रसारित नहीं किया था, फिर भी उस साधना तकनीक ने निष्क्रिय रूप से प्रकृति का पर्याप्त सार प्रसारित और संचित किया, जिससे यजमान की आत्मिक चेतना को धीरे धीरे दिव्य आत्मिक चेतना में उन्नत किया जा सका। डिंग डिंग जल्द ही प्रणाली ने उसकी आत्मिक चेतना में हुए परिवर्तनों को समझाया, जिससे अजाक्स को यह आसानी से समझ में आ गया। संक्षेप में, प्रकृति का जो भी सार मेरे शरीर में प्रवेश करेगा वह प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित हो जाएगा। प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्रकृति के सार की 1 अरब इकाइयों से अधिक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजाक्स इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो गया और उसने जल्दी से सिस्टम से दिव्य आत्मा चेतना के बारे में जानकारी दिखाने के लिए कहा। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना 1 इकाई 100 इकाइयाँ। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए।
भले ही इसमें केवल 100 इकाइयाँ ही समा सकती हैं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह मेरी पिछली आत्मिक चेतना से कहीं ज़्यादा उपयोगी होगी। इसके अलावा रूपांतरण दर के अनुसार प्रकृति के दिव्य सार की ये 100 इकाइयाँ प्रकृति के सार की 100 बिलियन से ज़्यादा इकाइयों में परिवर्तित हो सकती हैं। अजाक्स जानता था कि उसका ड्रैगन सोअरिंग 9 हेवेंस एक ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक थी और उस तकनीक से जो भी परिवर्तन आए उन्हें एक अच्छी बात माना जा सकता था। दिव्य आत्मा चेतना का मुख्य लाभ यह है कि मेरी आत्मा मेरे समान लोक में रहने वाले लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगी। चूंकि मेरी सामान्य आत्मिक चेतना पहले से ही अन्य साधकों की तुलना में बहुत मजबूत थी, इसलिए यह अतिरिक्त बढ़ावा मुझे आत्मिक हमलों के प्रति बहुत अधिक प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। अजाक्स को संतुष्टि थी कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि भले ही शिखर सम्राट क्षेत्र के साधक आत्मा के हमलों का उपयोग करते हैं, वह बच सकता है। जहां तक उसके शरीर का प्रश्न है, वह पहले से ही मजबूत था, तथापि वह अब उसकी आत्मिक चेतना जितनी मजबूत नहीं थी। हालांकि एक बार जब मैंने संवेदनशील लपटों के साथ शरीर को तपाकर काम करना शुरू किया, तो यह अंततः अधिक शक्तिशाली हो गया। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपनी दिव्य आत्मिक चेतना को प्रकृति के दिव्य सार से भरने के लिए साधना तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। स्वूश हूश, जैसे जैसे अजाक्स घूमता रहा, प्रकृति का सार जिस दायरे से उसकी ओर बहता था वह 100 किलोमीटर से बढ़कर 110.120 होने लगा और अंततः ये 200 किलोमीटर तक पहुंच गया। डिंग वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित टिफनी ट्रंप ने इस अनुचित पोशाक के साथ शो चुरा लिया। जो जोनास ने सोफी टनर को रिंग कैमरे पर क्या कहते सुना। मेज़बान ने अपनी मुख्य साधना तकनीक प्रसारित की है और प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त की है। डिंग मेज़बान ने अपनी मुख्य साधना तकनीक प्रसारित की है और प्रकृति के दिव्य सार की एक इकाई प्राप्त की है। डॉट 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 इसके बावजूद अजाक्स को अभी भी प्रकृति के दिव्य सार की केवल एक इकाई ही उसके शरीर में प्राप्त हुई। बेशक अजाक्स को इसका पता नहीं था क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था। अल्पविराम, क्या हो रहा है? प्रकृति का ये सार कहाँ जा रहा है? ऐसी शक्तिशाली साधना तकनीक किसके पास है? क्या ये राजकुमार डेकोन है? नहीं, प्रकृति का सार उस अतिथि महल में जा रहा है। डॉट 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 जब अजाक्स अपनी साधना में लीन था, तब 200 किलोमीटर के दायरे में मौजूद मानवरूपी वाइवन प्रकृति के सार की अचानक हलचल से चौंक गए। इनमें से कुछ वाइवन प्रकृति के सार के प्रवाह का अनुसरण करते हुए ये देखने लगे कि वह शक्तिशाली साधक कौन है, जबकि जो अतिथि महल के निकट थे वे उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। एक अतिथि के रूप में एक शक्तिशाली साधक दुनिया में कैसे साधना कर सकता है? इसके अलावा जिस गति से अजाक्स प्रकृति के सार को अवशोषित कर रहा था, उससे अन्य साधक चिढ़ गए। फिर भी उन्होंने इसे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इस अवशोषण गति से ही वे बता सकते थे कि साधक एक शीर्ष सम्राट क्षेत्र साधक था। इसके अलावा वह शाही महल का अतिथि था क्योंकि वह विशेष अतिथि महल में रह रहा था। इसलिए वे केवल अपना सिर हिला सकते थे और साधना रोक सकते थे तथा उस शक्तिशाली अतिथि के साधना बंद करने की प्रतीक्षा कर सकते थे। राजकुमार डेकोन के स्थान पर। दिलचस्प बात है, इस बच्चे ने उच्च स्तरीय लीजेंड ग्रेड साधना हासिल कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। एक शिखर सम्राट क्षेत्र साधक के रूप में राजकुमार डाकोन पहले व्यक्ति थे जो प्रकृति के सार के प्रवाह में अचानक परिवर्तन और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पहचानने में सक्षम थे। शाही अतिथि महल की ओर देखते हुए राजकुमार डेकोन के चेहरे पर एक दिलचस्प भाव प्रकट हुआ। भले ही मैं उसे खेती करने देना चाहता हूं, लेकिन इससे शाही महल के नीचे सो रहे उन बूढ़े राक्षसों को परेशानी होगी। यह विचार मन में रखते हुए राजकुमार डेकोन अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकला और सीधे शाही अतिथि महल में प्रवेश कर गया। अजाक्स, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? राजकुमार डेकोन सावधान था क्योंकि उसकी आवाज़ कमरे के बाहर से अजाक्स के कानों में गूंज रही थी। अंकल डेकोन। राजकुमार डेकोन की बात सुनकर अजाक्स आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने जल्दी से साधना रोक दी और उसे आमंत्रित करने से पहले दरवाजा खोल दिया। मैं जानता हूं कि ऐसा कहना शिष्टाचार के विरुद्ध है, लेकिन क्या आप खेती नहीं कर सकते? बिना समय बर्बाद किए राजकुमार डेकोन ने अजाक्स द्वारा मचाए गए हंगामे के बारे में बताया, जिससे अजाक्स बहुत हैरान हो गया। मैं अंकल डाकोन और 200 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले अन्य किसानों के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए माफ़ी चाहता हूं। अजाक्स ने जल्दी से माफ़ी मांगी और सोचा, लानत है, मैं बहुत लापरवाह था। शुरू से ही अजाक्स हमेशा अपने कार्यों के प्रति सावधान रहता था और आज वह लापरवाह हो गया क्योंकि वह अपनी दिव्य आत्मिक चेतना और नई ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक के बारे में उत्साहित था। वास्तव में खेती के लिए विशेष खेती कक्ष हैं जिनमें विशेष सार संग्रह सरणी, सार गुणक सरणी और कई अन्य सरणियां हैं। राजकुमार डेकोन ने बताया, हालांकि इन्हें पहले से बुक किया जाना चाहिए और मैं अपनी स्थिति के आधार पर आपको इसे प्राप्त करने में मदद कर सकता हूं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन आप कल अंधकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं और आपको अच्छी तरह से आराम करना चाहिए।
स्टॉर्मफायर वाइवन वर्ल्ड के युवराज के रूप में इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे युवराज डेकोन प्राप्त न कर सके। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया कि अजाक्स अभी विशेष खेती कक्षों का उपयोग न करें। मैं समझ गया, अंकल डेकोन। अजाक्स ने हल्की मुस्कान बिखेरी और राजकुमार डेकोन की ओर सिर हिलाकर आश्वासन दिया, मैं आज रात खेती नहीं करूंगा और ठीक से आराम करूंगा। अच्छा, शीघ्र ही। राजकुमार डेकोन अपने महल में वापस आ गया और अपने विशेष साधना कक्ष में प्रवेश किया जिसमें सैकड़ों व्यू रचनाएं थीं। युवा पीढ़ी हमसे आगे निकल रही है। मुझे आलस्य छोड़कर गंभीरता से अपनी खेती शुरू कर देनी चाहिए। शायद वह अजाक्स की साधना की गति से प्रेरित था या जो भी कारण था। राजकुमार डेकोन ने अपने एक सेवक को अजाक्स की अंधकार क्षेत्र अन्वेषण के दौरान उसकी देखभाल करने के लिए सूचित करने के बाद एकांत में जाने का निर्णय लिया। रॉयल गेस्ट पैलेस में। ऐसा लगता है कि मुझे जहां चाहूं वहां खेती नहीं करनी चाहिए। राजकुमार डेकोन के चले जाने के बाद अजाक्स ने मन ही मन कसम खाए और निर्णय लिया कि वह केवल अपने संसारों में या उन संसारों में ही खेती करेगा जिन्हें वह नष्ट करने की योजना बना रहा है। वैसे भी जब भी मेरी मौलिक आत्माएं और अनुबंधित आत्मा जानवर अन्य प्राणियों को मारते हैं तो मैं अभी भी प्रकृति का आंशिक सार प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए मुख्य साधना तकनीक को प्रसारित करने और ध्यान आकर्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह प्रकृति का जो भी सार उसके शरीर में प्रवेश करेगा वह उसकी दिव्य आत्मचेतना में प्रवेश करने से पहले स्वतः ही प्रकृति के दिव्य सार में परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा चूंकि वह प्रकृति के दिव्य सार की केवल 100 इकाइयां ही संग्रहित कर सकता था, इसलिए अजाक्स को इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह इसे आसानी से भर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं किसी को यह नहीं बता सकता कि मेरे पास ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक है जब तक कि मैं नहीं चाहता कि पूरे ब्रह्मांड के साधक मेरा शिकार करें। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक और कारण कि वह इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहता था वह यह था कि वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसकी ड्रैगन सोअरिंग 9 हेवेंस ईश्वर स्तरीय तकनीक के बारे में जानें। यद्यपि ड्रैगन सोअरिंग 9 हेवेंस एक ईश्वर स्तरीय साधना तकनीक थी, सौभाग्य से यह अभी भी एक स्तर 1 तकनीक थी जिससे राजकुमार डेकोन को लगा कि यह एक शीर्ष किंवदंती ग्रेड तकनीक थी। मानव क्षेत्र में ऐसे साधक भी थे जो सर्वोच्च किंवदंती स्तर की साधना तकनीक प्राप्त करने के लिए आपका शिकार करते थे। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। शुक्र है वह ड्रैगन क्षेत्र में था और राजकुमार डेकोन के पास पौराणिक स्तर की साधना तकनीक थी। इसलिए उन्होंने अजाक्स की खेती तकनीक पर ध्यान नहीं दिया जिसे उन्होंने एक शीर्ष किंवदंती ग्रेड तकनीक माना था। सिस्टम, मुझे दिखाओ कि मैंने कितनी इकाइयां एकत्र की हैं। अपने मन में उन विचारों को रखते हुए अजाक्स ने सिस्टम से उसकी दिव्य आत्मा चेतना के बारे में पूछा। डिंग, दिव्य आत्मा चेतना 10 इकाइयां, प्रकृति के दिव्य सार की 100 इकाइयां। अजाक्स ने केवल 10 मिनट तक खेती की, तथापि वह संतुष्ट था क्योंकि वह इसे 10% तक भरने में सक्षम था। खैर, चलो आज रात आराम करते हैं। जल्द ही अजाक्स ने बिना समय बर्बाद किए रात को सोने का निर्णय ले लिया। अगले दिन टेलीपोर्टेशन गेट के सामने हमारी टीम में कौन नया सदस्य शामिल हो रहा है? रायपुर के पुरुषों का स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमसे अपना इंतजार करवाए? 2 मध्यम आयु वर्ग के मानव सदृश वाइवन क्रोधित होकर दस्ते के अन्य 2 सदस्यों से पूछ रहे थे। वाइंड फेयर, यदि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो तुम पूरी टीम को कष्ट में डाल दोगे। टीम के सबसे नए सदस्य को प्रिंस ड्रैगन ने व्यक्तिगत रूप से भर्ती किया था, इसलिए उस नए सदस्य से कुछ भी कहने से पहले सोच लें। दस्ते के अन्य 2 सदस्यों ने उन 2 भाइयों को चेतावनी दी जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन 2 मानव सदृश वाइवनों के विपरीत इन दोनों के पास शुद्ध मानव रूप थे, लेकिन फिर भी वे शुद्ध वाइवन थे जो सफलतापूर्वक शुद्ध मानव रूपों में पुनः विकसित हुए। उनके नाम थे ड्रेको, जो कि दस्ते का नेता था, और दूसरे का नाम था फैंगोर्न, जो कि दस्ते का उपनेता था। जहां तक उन मानव सदृश वाइवनों का प्रश्न है, वे वायंड और फेयर हैं। लानत है इन सिफारिशों पर, मुझे इनसे नफरत है, दोनों भाइयों ने एक ही समय में कहा। हालांकि उन्होंने ड्रेको और फैंगोर्न को आश्वासन दिया कि वे नए सदस्य के साथ परेशानी पैदा नहीं करेंगे। हमने मिशन का 50% पूरा कर लिया है और जब तक हम 20 और डार्कफायर क्रिस्टल एकत्र कर लेते हैं, हम स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ड्रेको ने फिर भी उन्हें चेतावनी दी क्योंकि वह उनके बारे में अच्छी तरह जानता था। स्टॉर्मफायर के साथ बॉडी टेम्परिंग से गुजरने के बाद न केवल हमारे शरीर मजबूत हो जाएंगे, बल्कि हमारी रक्तरेखा स्टॉर्मफायर वाइवन ब्लडलाइन को भी लीजेंड ग्रेड में अपग्रेड किया जाएगा। ये सही है। जब तक ऐसा होता रहेगा, हमारी दुनिया में हमारी साधना की गति 10 गुना बढ़ जाएगी और हम 100 साल से भी कम समय में सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकेंगे। फैंगोर्न ड्रेको के साथ शामिल हो गया और दोनों नाराज भाइयों को उनके मिशन और उनके भविष्य के बारे में याद दिलाया।
जब हम 250 वर्ष की आयु से पहले सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधक बन जाते हैं तो हमें किसी भी महान ड्रैगन दुनिया में प्रवेश करने और दिव्य संस्थानों में शामिल होने का मुफ्त पास मिल जाता है। इसके साथ ही दिव्य नियम को उन्नत करने और जागृत करने का हमारा मार्ग पूरा हो जाएगा और फिर स्वर्गीय पशु क्षेत्र में चढ़ जाएगा। ड्रेको और फैंगॉन की बातें सुनने के बाद दोनों मानवरूपी वाइवन ने अपनी बातें फिर से शुरू कर दी और इसके बारे में सोचकर ही उत्साहित हो गए। नमस्ते, मैं इस दल का नया सदस्य हूँ। मुझे आशा है कि हम अच्छे से मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, मानवरूपी वाइवन भाइयों ने एक मनुष्य को उनकी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। एक इंसान हमारी टीम में कैसे शामिल हो सकता है? अगले ही पल टेलीपोर्टेशन गेट के सामने दो क्रोधित आवाजें गूंज उठीं। लोग चिल्ला रहे थे। वे कोई और नहीं बल्कि मानवरूपी वाइवन भाई थे जो आश्वासन दे रहे थे कि वे अपना गुस्सा नए सदस्य पर नहीं निकालेंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने अजाक्स को देखा, वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और जोर से चिल्लाने लगे। इंसान, यहाँ तक कि ड्रेको और फैंगॉन भी अजाक्स को देखकर भौंचक के रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई मानव उनके अन्वेषण दल में शामिल होगा। वास्तव में यह उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन क्षेत्र में लगभग सभी लोग मनुष्यों को नीची नज़र से देखते थे और वे किसी मनुष्य को अपने दस्ते में कैसे शामिल कर सकते थे। यदि अन्य दस्तों को इसके बारे में पता चलेगा तो वे हंसी का पात्र बन जाएंगे। फैंगॉन, उन्हें शांत करो। फिर भी ड्रेको शांत था और उसने उपदल नेता से गुस्साए भाइयों को शांत करने के लिए कहा। हाँ, फैंगॉन ने अजाक्स की ओर केवल एक बार देखा और क्रोधित भाइयों को अपने शब्दों से शांत करने से पहले देखने की जहमत नहीं उठाई। मानव, हम तुम्हें अपने दस्ते में शामिल होने का एकमात्र कारण राजकुमार डेकोन है। बस हमारे पीछे रहो और हमारे मिशन को पूरा करने में बाधा मत डालो। जब फैंगॉन गुस्साए भाइयों को शांत करने में व्यस्त था, ड्रेको ने गहरी आवाज में अजाक्स से कहा, यदि तुम मर गए तो यह मेरे दस्ते पर एक टिप्पणी छोड़ देगा। इसलिए जीवित रहने की कोशिश करो। इसके अलावा टीम में आपका स्वागत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये शब्द कहने के बाद ड्रेको ने बोलना बंद कर दिया और उन साधकों को संकेत दिया जो टेलीपोर्टेशन गेट के प्रभारी थे। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर अजाक्स अवाक था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दल के सदस्यों से उसका इतना गर्मजोशी से स्वागत होगा। ड्रैगन क्षेत्र के सभी साधक जेड ड्रैगनलिंग जैसे नहीं होंगे। एक पल के लिए अजाक्स ने अपने छोटे भाई जेड ड्रैगनलिंग के बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। बेशक अजाक्स भी जानता था कि जेड ड्रैगनलिंग उसे बड़े भाई के रूप में क्यों संबोधित कर रहा था और विश्वकोर के कारण वह हमेशा उसके प्रति सम्मान रखता था। वैसे भी ड्रैगन क्षेत्र के साधक ऐसे ही होंगे। स्टॉर्मफायर वाइवन विश्व में प्रवेश करने से पहले अजाक्स को विश्व के निवासियों से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और टेलीपोर्टेशन गेट के सक्रिय होने का इंतजार किया। यदि आप अपने पक्ष में नहीं रहना चाहते तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। टेलीपोर्टेशन गेट के प्रभारी साधकों को संकेत देने के बाद ड्रेको ने क्रोधित भाइयों की ओर देखा और उन्हें खरगोशों की तरह नम्र बनाने के लिए एक पंक्ति कही। सर ड्रेको, डार्कवर्ल्ड 1021 का पोर्टल तैयार है। जल्द ही। कल्टीवेटर ने ड्रेको को पोर्टल के बारे में बताया और साथ ही दुनिया के बारे में कुछ जानकारी दी। भले ही यह डार्क रीजन में सबसे बाहरी दुनिया थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि वहां 20 से अधिक मध्य स्तर के सम्राट रियल्म डार्कफायर एथस थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप उन सभी को मार सकते हैं तो आप और आपके दस्ते के सदस्य नए व्यक्ति को छोड़कर बॉडी टैंपरिंग से गुजर सकते हैं और अपने वंश को उन्नत कर सकते हैं। स्टॉर्मफायर विश्व में जब एक वाइवन सम्राट क्षेत्र का साधक बन जाता है तो उसकी साधना की गति में भारी गिरावट आ जाती है तथा उनके लिए अपनी साधना की गति को पुनः प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अपने वंश में सुधार करना होता है। यद्यपि रक्तरेखा को उन्नत करने के कई तरीके थे, लेकिन सबसे आसान तरीका डार्क क्षेत्र में दुनिया में प्रवेश करना और 10 डार्कफायर क्रिस्टल इकट्ठा करना था, जिन्हें डार्कफायर एथस के शरीर से प्राप्त किया जा सकता था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। इसके साथ उन्हें संवेदनशील ज्वाला के साथ शरीर के तापमान में सुधार करने के लिए स्वतंत्र पहुंच मिल सकती है, जो उन्हें अपने रक्त रेखाओं में उन्नयन के साथ मजबूत और टिकाऊ बनाती है। भले ही कुछ वाइवन डार्कफायर क्रिस्टल खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा अगर उन्हें पता चलता है कि वह डार्क रीजन में प्रवेश नहीं करता है तो दूसरे वाइवन कल्टीवेटर उन्हें नीची नज़र से देखेंगे। हर कोई, जब तक हम इस बार कड़ी मेहनत करते हैं, हमारा जीवन बदल जाएगा और स्वर्गीय पशु क्षेत्र में चढ़ने का हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। ड्रेको ने अपने दल के सदस्यों को प्रेरित करने के लिए अजाक्स सहित सभी पर एक काले रंग की गोली फेंकी। अंधकार क्षेत्र की सभी दुनियाएं भयंकर बुरी ऊर्जा से भरी हुई हैं जो आपके शरीर को नष्ट कर देंगी, और इन शैडोबेंग गोलियों के साथ प्रत्येक गोली आपको एक दिन के लिए उन दुनियाओं में रहने में मदद कर सकती है। ये फैंगॉन ही था जिसने अजाक्स को शैडोबेंग गोलियों के बारे में समझाया, क्योंकि अजाक्स पहली बार डार्क रीजन में प्रवेश कर रहा था और उसे उन गोलियों के बारे में पता नहीं था।
वे काफ़ी कीमती हैं और हमें इन शैडोबेन गोलियों की एक बोतल बनाने में बहुत अधिक खर्च करना पड़ा, जिसमें केवल 10 गोलियां हैं। इन 10 गोलियों के साथ हम अभी भी 2 दिनों तक दुनिया को 1021 देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हम मिशन पूरा कर सकें और अब डार्क रीजन में प्रवेश न करें। ड्रेको ने अजाक्स को सारी जानकारी बता दी। उसके बाद उसने कहा, चलो अंदर आते हैं। रायपुर के पुरुषों का स्टेमिना बढ़ाने का ये ऑफर बड़ा हो रहा है। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। जैसे ही उसने ये कहा, ड्रेको बिना समय बर्बाद किए पोर्टल में प्रवेश कर गया और उसके पीछे फैंगोर्न, वायंड और फेयर शैडोबेन की गोलियां अपने मुंह में डालने के बाद पोर्टल में घुस गए। चलो चलें और देखें कि अंधकार क्षेत्र में दुनिया कैसी दिखती है। चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ अजाक्स ने भी गोली के बारे में जानकारी की जांच करने के बाद उसे खा लिया और शीघ्र ही पोर्टल से बाहर चला गया। विश्व क्रमांक 1021 अंधकार क्षेत्र का बाहरी भाग। संपूर्ण विश्व ऐसी दुष्ट ऊर्जा से भरा हुआ था कि धरती पर पैर रखते ही किसी के भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाती थी। ये दुष्ट ऊर्जा हवा में व्याप्त है, प्रत्येक दरार में घुसकर परिदृश्य को एक भयानक, दमनकारी आभा से भर देती है, तथा जहां तक नजर जाती है वहां तक वीरान परिदृश्य ही वीरान नजर आता है। यह ऊर्जा ऐसी शीतलता छोड़ती है मानो अपने आसपास से गर्मी और जीवन शक्ति को सोख रही हो। स्वूश! ऐसी दुनिया में जो इतने बुरे वातावरण से भरी हुई थी, अचानक एक विशाल द्वार खुला और 2 मानवरूपी वाइवन तथा 3 मानव आकृतियां उसमें से बाहर निकलीं। वे कोई और नहीं बल्कि अजाक्स और उसके दस्ते के सदस्य थे और अजाक्स को छोड़कर शेष 4 सभी स्टॉर्मफायर वाइवन थे। वाइंड, फेयर, सतर्क रहो। फैंगोर्न, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। ड्रेको। जैसे ही वे विश्व 1021 में प्रवेश कर गए, ड्रेको ने अपना पहला आदेश दिया और इससे पहले कि वह फैंगोरन को आदेश दे पाता, उपदल नेता ने कहा कि वह पहले से ही इस पर काम कर रहा है। छोटे बच्चों, जाओ और उन दुष्ट प्राणियों को खोजो। फैंगोन ने अपनी कमर पर रखी एक छोटी थैली खोली और शीघ्र ही 1 दर्जन से अधिक छोटे वाइवन बाहर निकले और विभिन्न दिशाओं में उड़ गए।